वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10-15 दिन तो नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। आप सबको नववर्ष मंगलमय हो और आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके जीवन में हर्षोल्लास स्वचेतना का वर्ष हो। ये एक विशेष प्रेस वार्ता है जो हम लोग 12 शहरों में 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज कर रहे हैं। अगर पीछे थोड़ी सी शांति हो जाएगी तो मजा आएगा। 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज 12 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग 10 दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 3 तारीख तक सारे अपने कार्यक्रम स्थगित किए थे और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए तो उसमें पहले चरण में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता एक अहम मुद्दे पर है और आपके सामने मैं मुखरित हूं। पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य दूंगी, उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। आज से कुछ ही दिन के अंदर, आज 9 तारीख हो गई है, करीब 21-22 दिन के अंदर इस देश में मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे, हमसे, इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने। हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सबसे अमीर आदमी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी वही टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है। एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है, उससे पूरी तरह से रायता फैलाकर रखा है सरकार ने पूरे देश में। आटे पर दही जीएसटी है, दही पर जीएसटी है, दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अब पॉपकॉर्न पर जीएसटी है, पुरानी कार बेचने पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार जीएसटी जमकर नहीं वसूल रही है? शायद अभी तक सांस लेने पर
टैक्स नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। हर महीने मोदी सरकार बढ़ चढ़कर सीना ठोक कर बताती है हमने इस महीने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। यह उपलब्धि नहीं है आपकी, यह आपकी विफलता है, क्योंकि इतना जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आपने गरीब आदमी को और रेता, उसका गला और दबाया, उसका गला और घोटा और उससे पैसा और टैक्स और वसूला, क्योंकि 64% जीएसटी का कलेक्शन इस देश की निचली 50% आबादी से आ रहा है। जो निचली 50% आबादी है, आर्थिक स्तर पर अगर इस देश को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, जो बॉटम 50% है वो 64% जीएसटी का अदा कर रहा है। तो टैक्स की जो भरमार है, टैक्स का जो बोझ है, टैक्स का जो भार है, वो गरीब आदमी पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न मध्यम वर्ग पर, आपके जैसे सैलरीड क्लास पर, छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर सबसे ज्यादा है। जो शीर्ष 10% है, जो सबसे धन्ना सेठ है इस देश के 10%, वो 3% कलेक्शन दे रहे हैं। हम आप और सब लोग मिलकर 64% कलेक्शन दे रहे हैं। गरीब आदमी पर उसकी मार और भी ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि आज मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कटौती कर रहा है खर्च में। और मैं कोई भी चीजें बिना आंकड़े के व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं बोलती हूं, वो दूसरे दफ्तर में होता है। आंकड़ों के साथ आपको बता रही हूं कि आज की तारीख में आम मध्यम वर्ग के लोग खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना जीएसटी, इतना टैक्स का बोझ है। और ये और भी भयावह हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, आय कम है, और उसके बाद इतना बड़ा टैक्स का बोझ। आप लोग शांति रखिए प्लीज, पीछे 2 बार मैंने दरख्वास्त करी है। आज की तारीख में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अपने बच्चों को कॉलेज से डिग्री पूरी नहीं करा पा रहा है। 50,000 लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री पूरी किए एडमिशन कैंसिल हुआ है। 37 लाख इस देश के बच्चे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए। बुजुर्गों से पूछिए आप, हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं, 18% जीएसटी देना है हेल्थ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एफएमसीजी की रिपोर्ट देख रही थी, यही कंपनियां जो साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह बनाती हैं। इन्होंने कहा अब बड़े पैकेट का सामान बिक ही नहीं रहा है। जैसे मूंग दाल की दाल मोठ पहले इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी हुई, अब इतनी बड़ी बिकने लगी है, 5-5 रुपए की। पार्ले जी पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, अब 2-2, 3-3 बिस्कुट बिकते हैं। वही हाल एफएमसीजी का भी हो गया, छोटे छोटे पैकेट बिक रहे हैं। और यह सहूलियत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास बड़ा पैकेट खरीदने का पैसा नहीं है, उनका सामर्थ्य नहीं है। और इसका नतीजा आपको उपभोग पर दिख रहा है, कंजम्पशन पर दिख रहा है। मैंने कहा ना, लोग रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर कम खर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, लोग अपनी बचत से पैसा निकाल के खर्चा करने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान का सेविंग रेट 50 साल में सबसे कम लेवल पर है। आज की तारीख में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए सेविंग के उड़ गए पिछले 5 सालों में। लोग मजबूर हैं अपने ईपीएफ, अपने बैंक अकाउंट की सेविंग से निकालकर खर्चा करने के लिए। यही नहीं, 2024 के चुनाव में महामानव ने कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या पता था, अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि पिछले 9 महीने में हुई है, और लोन लेकर ना चुकाने वालों की संख्या 30% से ज्यादा बढ़ी है। यह असलियत है आज इस देश की। असलियत यह है कि उपभोग कम हो रहा है, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, टैक्स और महंगाई की मार है, और उसके चलते अपनी भविष्य की निधि से लोग पैसा खर्च करने को मजबूर है। अपना गहना जेवर गिरवी रखकर आज जीवन यापन किया जा रहा है।
लेकिन ये जो जीएसटी की गुत्थी है उसको सुलझाने से पहले एक यहां पर तथ्य रखना जरूरी है। आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, आपके बच्चे की फीस जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, आप बच्चे को महंगे स्कूल से निकालकर सस्ते स्कूल में डाल रहे हैं, आप अपने माता पिता का हेल्थ बीमा करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, आप 5 किलो दाल के बजाय 2.5 किलो दाल पर आ गए, आप अरहर की दाल के बजाय मिक्स दाल खाने लगे, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी व्यथा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धन्ना सेठों की व्यथा से उनको बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स काटकर इस सरकार ने एक बार में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस देश के पूंजीपतियों को कराया था। आप 30% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन जीएसटी की गुत्थी के बारे में जो मैंने बात करी थी, मुझे लगता है ये वो भूल-भुलैया है, ये वो पहेली है जो हमारे जैसे मानवों से सुलझेगी नहीं, ये मानव जाति से सुलझने वाली नहीं है। पॉपकॉर्न पर जैसा मैंने बोला था 5%, 12%, 18%, ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, जितना सिंपल रहेगा उतना इजी रहेगा। कांग्रेस पार्टी पैरोकार है कि एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल ऑफ टैक्स होना चाहिए। इस सरकार में आपको पता है कितनी जीएसटी की दरें हैं? कोई बताएगा मुझे यहां पे? 9, एक नहीं 2 नहीं 9 जीएसटी की दरें हैं। 0%, 0.25%, 1.5%, 3%, 7.5%, 12%, 18%, 28%, और इनमें अगर आप सेस और सरचार्ज को शामिल कर लीजिए तो 50 और आ जाएंगी। लेयर पे लेयर जीएसटी की है और इसको ये कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को तो हो ही रहा है, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी दे रहे हैं और कोई मजा नहीं मार रहा है। कुछ लोग हैं जो इसमें भी फायदा उठा रहे हैं, उन पर भी सरकार की विशेष कृपा है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के अकॉर्डिंग 2023-24 में 2 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी हुई। इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 35,000 करोड़ की चोरी हुई। 25,000 करोड़ की जीएसटी से जुड़ी चोरी 18,000 फर्जी संस्थाओं के थ्रू हुई। आपका गला दबाकर टैक्स वसूला जाएगा। आप जब जाएंगे बिग बाजार या कोई और बाजार तो वो लिखेगा 5%, 12%, 18% जीएसटी। लेकिन लोग हैं जो मिलकर अफसरों के साथ इस पर भी लूट मचा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 48 घंटे पहले जो सरकार का ग्रोथ नंबर आया वो 6.4% आया है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झुंझुना बजाकर गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का और निम्न मध्यम वर्ग का पेट नहीं भर पाइएगा। वो ढोलना आप बजा रहे थे 2022 के लिए, 2025 आ गया और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको 10% से ग्रो करना है। आप 7% ग्रो नहीं कर पा रहे, 6.5 नहीं कर पा रहे। आपको इन सब चीजों से कुछ अंधभक्तों की, कुछ चरण चुंबकों की खूब तालियां मिल सकती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाधान कैसे होगा? जब सरकार समस्या समझेगी, समस्या को स्वीकारेगी, जो नहीं हो रहा है। अंत में इस मंच से हमारी मांग है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई, कम आय से जूझ रहे इस देश को टैक्स की राहत ये बजट दे। जीएसटी की दरें कम की जाएं, जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान से जीएसटी को हटाया जाए, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ बीमा जैसी चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए
और अंत में मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, आपने हमारी स्कीमों के नाम चुरा के अपनी स्कीम बना ली, खूब मार्केटिंग करी, अच्छी बात है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमारी एक और स्कीम है, हमारा घोषणा पत्र पढ़िएगा 2024 का न्याय पत्र, उसमें जीएसटी 2.0 का जिक्र है, जो जीएसटी के परिवेश को सरल भी करेगा और एक ताजा नए रूप से प्रस्तुत भी करेगा। उसको उठा लीजिए, अपने ही लिए, अपने ही श्रेय ले लीजिए, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स की कहर से कुछ राहत दीजिए। ये हमारी मांगे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले जीएसटी और टैक्स और आर्थिक जगत से आएंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगा। ये दोस्त कोई सवाल? एक मिनट, क्या चीज? कौन सा? जो चोरी का डेटा है। 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात है, 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ये इसके पहले वाले वर्ष से डबल है। पहले वाले वर्ष में 1 लाख करोड़ की हुई थी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी आम बात है, 35,000 करोड़ की चोरी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी जो हुई है वो 18,000 फर्जी संस्थाओं का खुलासा है, उसके थ्रू हुई है। और कोई सवाल? पहले मैं इस पर आंसर दूंगी, फिर दिल्ली विधानसभा पे आऊंगी, करूंगी मैं दिल्ली विधानसभा में आंसर करूंगी। मैडम ये बताइए, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, कांग्रेस पार्टी के पास इससे लड़ने की स्ट्रेटजी है क्या? एक आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक जो हम कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा मानना है, मैं आशा ही कर सकती हूं कि 12 जगह जहां पर हमारे कुछ चर्चित चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां के अखबारों में, वहां के टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होगी। लोगों के सामने थोड़ा सच आएगा, लोग समझेंगे कि देश में क्या हो रहा है, लोग समझेंगे कि क्यों मेरे घर का बजट बिगड़ा, वैसे पूरे देश का बजट बिगड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है कि हम जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री से बोलिए लहसुन प्याज महंगा हो गया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज खाती नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन, ये निर्णय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा, जो सरकार में है उनको लेना पड़ेगा। हमने जबरदस्त मांग उठाई, हेल्थ बीमा से 18% जीएसटी हटाई है, सरकार ऑलमोस्ट मान गई। हमें लगा हो जाएगा, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार थे। बजाय हेल्थ बीमा से जीएसटी हटे, पॉपकॉर्न पर नया जीएसटी लग गया, पुरानी गाड़ी पर नया जीएसटी लग गया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार आम आदमी का गला जरूर मरोड़ रही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये कि इस पर चर्चा तो शुरू हो। और कोई सवाल दोस्तों? शहरी लोगों को समझाया जा सकता है, जो लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनको तक ये आप कैसे पहुंचाएंगे? मैं आपकी बात से असहमत हूं और बड़े सर्वसम्मति से और बड़े सम्मान से असहमत हूं। अगर आपके घर में बच्चे की पढ़ाई पर, दवाई पर, खाने पर कम खर्च हो रहा है, तो आप शहर में रहिए या गांव में रहिए, आपको वो बात चुभ रही है और ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक माइक ले लीजिए और मत बताइए आप कहां से हैं और चले जाइए गांव में, और जितने अच्छे से ग्रामीण अंचल के लोग ये बात समझा सकते हैं, वो शहर के बहुत भक्त नहीं समझा पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ग्रामीण परिवेश से आती हूँ इसलिए और अच्छा कह सकती हूँ। जो गांव का आदमी है वो आपको 4 बातें और बताता है। यूरिया की बोरी 50 की थी, पैसे वो 45 की हुई, कैसे उसका दाम बढ़ा, कैसे उसका दाम घटा। मैं आपको एक वाकया सुना देती हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, मैं महाराजगंज में थी और एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। सवेरे सवेरे की बात है, ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना था, और हमने उनको चाय और बिस्किट जो आता है उसको दिया जाता है वो दिया। उसने पार्ले जी का बिस्किट खाकर वो बात कही जो आज तक शहर में किसी पढ़े लिखे तथाकथित व्यक्ति ने नहीं कही थी। उसने कहा इहो उड़ा गई ले, ये भी लेके डूब गए। बड़ा पैकेट आता था, छोटा पैकेट हो गया। ये गांव का व्यक्ति खूब समझ रहा है, तो गांव के व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख मत समझिए, खूब समझते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मुद्दों पर बात होने लगेगी, जिस दिन आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार टीवी पर बैठकर
ताल ठोक कर एक बार ऐसे ऐसे करके सरकार से बोलेंगे महंगाई की मार कब खत्म होगी, घुटने पर ले आएंगे आप सरकार। 2014 के पहले आप लोग ये करते थे, 2014 के बाद से थोड़ा कम कर दिया ये कर। और जी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि संजीव दीक्षित जो आपके प्रत्याशी है वो मोहरे है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पर एक ही दल है इस पूरे देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके साथ बीजेपी की साठगांठ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, जिसका पूरा आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, जिनको छोटा संघी बुलाया जाता है, जो जब दिल्ली में दंगे होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, जो गुजरात जाते हैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, जो अपने साथियों को जो एक वर्ग विशेष से आते हैं उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं शालीनता और मर्यादा इस मंच से नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा है वो हास्यास्पद है, फिजूल की बात है। सवाल और है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत आम आदमी पार्टी है, वो जीतेगी, कांग्रेस और आपको मिलकर लड़ना चाहिए। संजय राउत ने उसका समर्थन किया है। कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता आपके सामने मैं बैठी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, CWC की मेंबर हूं, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की है। ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। अभी एक मिनट, ये महिला पूछना चाह रही, इसके बाद आपके पास दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में उतरेगी या फिर इंडिया अलायंस के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता आपने शायद चुनाव फॉलो किया है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे काफी सारे प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है, फुल स्विंग में चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया सवाल है। आलोक जी, कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट कर रही है उपचुनाव में। अखिलेश जी ने कहा है कि दिल्ली के चुनाव में वो आपका समर्थन करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? उनकी मर्जी है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना, उत्तर प्रदेश के क्रूर प्रशासन से लड़ना, उत्तर प्रदेश में जो सरकार अहंकार के मद में डूबी हुई है, जो निरंकुशता पुलिस की हम रोज देखते हैं, उसका डटकर मुकाबला करना, इंडिया गठबंधन के साथ हम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। उनका दिल्ली में जिसको भी समर्थन करने का मन हो वो कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उत्तर प्रदेश में 46 सीट जो इंडिया गठबंधन ने जीती, जिसमें कांग्रेस और सपा महत्वपूर्ण भूमिका हमने मिलकर अदा करी, उसने इस देश का राजनीतिक परिवेश बदला। अगर उत्तर प्रदेश ने निर्णायक निर्णय ना दिया होता और बीजेपी को ना हराया होता तो नरेंद्र मोदी आज बैसाखी की सरकार ना चला रहे होते। ये बताइए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है। किसने? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इतनी कमजोर हो चुकी है, उपचुनाव से वर्कआउट विड्रॉ कर लेती है, और क्यों नहीं उपचुनाव जो है कांग्रेस लड़ती है। तो अब भाजपा के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगी? भाजपा के डिप्टी सीएम, सुनिए मेरी बात, भाजपा के डिप्टी सीएम हमारी बड़ाई तो करेंगे नहीं। भाजपा के डिप्टी सीएम सुबह चाय पीकर ये तो नहीं कहेंगे आओ भाई एएनआई, आओ भाई पीटीआई, आज कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। वो तो आपको बुलाकर 10 बातें ही हमारे खिलाफ सुनाएंगे, तो उनको बोलने दीजिए। असलियत ये है कि ब्रजेश पाठक जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बता पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको इतनी बड़ी पटखनी उत्तर प्रदेश ने क्यों दी। उपचुनावों में हमारा एक स्ट्रेटेजिक निर्णय था, और निर्णय था कि हम नहीं लड़ेंगे, यहां पर सपा ज्यादा मजबूत है, हमने उसको लड़ने दिया। विथड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? हमने अपने घटक दल का समर्थन किया, इसको विथड्रॉल कैसे बोलते हैं? भाजपा के व्यक्ति तो बात को मिर्चा लगाकर बोलेंगे ही चटकारे लेकर, उसका जवाब मैं देने के लिए थोड़ी बैठी हूं यहाँ पे। मैम, आपने मजबूती की बात करी कि जो पार्टी जहां मजबूत होती है उसको। आप लोगों की अर्थव्यवस्था में जरा भी रुचि नहीं है। आप लोग खूब टैक्स देते रहिए, ऐसे अपना गला रेतवाते रहिए। मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा नफरती बयान दिया है। हाँ पूछिए, आप पूछ रहे थे। मैं कह रहा था, आप बात करी थी मजबूती, जो आप बात कह रहे हैं कि जो अलायंस उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है,
समर्थन कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को, और वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि दिल्ली में जब चुनाव होगा तो आम आदमी इसका जवाब मैंने दे दिया, एग्जैक्टली सेम सवाल था। कुछ और लाओ। आइडियली जो मैसेज कर रहे हो कोई भी पार्टी हो वो आइडियल पर चलती है, और ऐसे में जब ये मैसेज आ रहा है आप बताओ। आइडियली जो मैसेज कर रहे होगा तमाम जो आपका सवाल उन्होंने, एक मिनट मैं बोल रही हूँ, आपका सवाल उन्होंने पूछा था, मैंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है, दोबारा से मैं क्यों दोहराऊंगी? के अलावा क्या बाहर सपा से गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपा और हमारा हरियाणा में भी गठबंधन था, सपा और हमारा महाराष्ट्र में भी गठबंधन था। दिल्ली में उनको समीकरण दूसरे लग रहे हैं अपने अनुसार, तो उन्होंने आपके समर्थन का फैसला किया है। हमें समीकरण दूसरे लग रहे हैं, हमें लग रहा है पिछले 11 सालों से दिल्ली के साथ नाइंसाफी करी गई है, 10 सालों से इनके शासनकाल में, तो जवाबदेही की जरूरत है, तो हम उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक थान के कटे हुए कपड़े नहीं है, हम वैचारिक रूप से एक साथ खड़े हैं, और इसमें अटकलें लगाना, इसमें फप्तियां कसना, ये काम बीजेपी को करने दीजिए। प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है, संगठन परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस कहाँ पे? यूपी में। अच्छा, कांग्रेस में संगठन परिवर्तन हो रहा है। आप CWC की मेंबर हैं और प्रियंका गांधी प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? होना चाहिए था, ये कौन कह रहा है? मैम, मेरा सवाल है, यहाँ होना चाहिए था। बड़ा परिवर्तन है संगठन। नहीं, ये सवाल है आपका कि आपकी टिप्पणी है? टिप्पणी है तो मैं स्वागत करती हूँ उसका। सवाल है तो बेतुका सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो 7 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं भी उस जूरी की मेंबर थी, 2 दिन मैं भी यहाँ पर रही, फिर मुझे दिल्ली की वजह से वापस जाना था, तो ये मुझे बेतुका लगा थोड़ा सवाल, इसलिए मैंने पूछा। और कोई सवाल भाई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब आपके पास एक करता है कुछ कंपनियां बढ़ती चली जा रही है, सचिव सरकार ये देख रही है, अब आप विज्ञान जैसी कंपनियां बढ़ रही है, इसके लिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।